हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। चलिए आज हम बात कर लेते हैं नए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे। पिछली वीडियो में हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पे बात की थी और जिसके हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव वर्जन दोनों के बारे में जाना था और उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हमने समझ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में। ठीक है, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या है? हर प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी दे दी जाती है, तो जो प्रायोरिटी हमको बताती है कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होने वाला है। जैसे प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा उसको हम पहले एग्जीक्यूट करवाते जाएंगे। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि प्रायोरिटी देते क्यों है। प्रायोरिटी देने का कारण ये रहता है कि कई बार कई प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी हो जाती है। मान लो एक सीपीयू का प्रोसेस है जो फैन चलाता है, अगर उस प्रोसेस को ही हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो बाकी के सारे प्रोसेसेस तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर फैन नहीं रोटेट होगा सीपीयू का तो सीपीयू जल जाएगा, और सीपीयू जल जाएगा तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा वो आप सभी एस्टिमेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेम केस हमारे जनरल लाइफ में भी अप्लाई होता है। हमारे जो एसीज होते हैं, डीसी होते हैं, या फिर हमारे डीएसपी साहब, जो भी कोई भी बड़ा ऑफिसर आपने देखा होगा, तो उसको बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है। घर दिया जाता है रहने के लिए, बंगलो दिए जाते हैं, सर्वेंट्स दिए जाते हैं। वो दिए इसलिए जाते हैं ताकि उनका काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उनको सर्विसेज इसलिए दी जाती हैं ताकि वो उनका पब्लिक डीलिंग वो आराम से कर सके। अगर वो मान लो कि अगर कोई डीएसपी या डीसी है वो रात को सो नहीं पाए तो सुबह पब्लिक डीलिंग क्या ही करेंगे। ठीक है, तो इस सेम कंसेप्ट लाई हियर आल्सो, बिकॉज प्रायोरिटी मैटर्स। प्रायोरिटी अगर हम किसी एल्गोरिथम को दे रहे हैं तो उसका कारण ये है कि वो कुछ जरूरी काम करने वाला है। ठीक है, तो अब रियल लाइफ में ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर साइंस में ऐसा जरूर होता है। अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है तो मान लो उसको कुछ जरूरी काम करना है, इसीलिए उसकी प्रायोरिटी हम हाई करके रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहले मैंने स्टेटमेंट लिखी थोड़ा यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए। ईच प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद सम प्रायोरिटी। हर प्रोसेस की कोई प्रायोरिटी होगी। इन दिस एल्गोरिथम सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, नंबर में भी हायर और लोअर। ठीक है, सीपीयू जो भी है उस प्रोसेस को दिया जाएगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अब नंबर हायर या लोअर दोनों हो सकता है। ठीक है, कई बार क्या होगा 1 2 3 4 5 अगर ये प्रायोरिटी दी हुई है तो हो सकता है कि इसमें 5 हायर हो और 1 लोअर हो। ठीक है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि 1 हायर हो और 5 लोअर हो। ठीक है, ये डिपेंड करेगा एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन दिया होगा उस पर ये चीज आपको बताई होगी, इसलिए एक चीज मैंने लिखी है, हैविंग द हाईएस्ट नंबर प्रायोरिटी मींस नंबर में भी हायर और लोअर। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ टाई, अगर टाई आ जाता है, टाई मतलब अगर किसी दो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेम है तब टाई आ रहा है तो उसको हम ब्रेक करने के लिए एफसीएफएस यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है सिर्फ प्रायोरिटी को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स बोथ प्रीएम्प्टिव एज वेल एज नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन भी है और नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन भी रहता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर लेते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव की। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव की आप सब मेरे से अच्छी तरह से जानते होंगे कि नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन क्या होता है। एक बार एक प्रोसेस को सीपीयू मिल गया तो वो उस प्रोसेस से कोई भी सीपीयू वापस नहीं ले सकता, यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करा के वापस सीपीयू नहीं लिया जा सकता तब तक जब तक उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, चलिए इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। अब प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी हमको ये पहले से दी गई है, ये दी जाती है, आपको भी दी जाएगी। इसमें बताया गया है कि जो 1 है उसकी प्रायोरिटी हाई है, 4 की लो है और 1 की हाई है, यानी 1 इज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो चलिए अब इसका मेन मोटिव हमारा वही है, गैंट चार्ट बनाना है। जिसने गैंट चार्ट सही बना लिया उसका सम बिल्कुल एकदम करेक्ट होने वाला है। तो चलिए एक चीज जरूर देखना, बेशक अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, लेकिन अराइवल टाइम अगर 0 है, अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अब मान लो 0 पे अगर एक ही प्रोसेस है, सिर्फ एक ही प्रोसेस है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रायोरिटी, जो मर्जी उसकी प्रायोरिटी हो, अगर वो सिर्फ सिंगल एक प्रोसेस है तो वो उस एक यूनिट के लिए वो चलने ही वाला जब तक नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आता। जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस हो जाएंगे हमारे पास फिर हम प्रायोरिटी पे जाएंगे। ठीक है, अगर सिंगल प्रोसेस रहेगा तो वो ही चलेगा। अब देखो इस एग्जांपल में देखो, जीरो टाइम पे अगर मैं एट टाइम 0 की बात करूं, एट टाइम 0 की मैं बात करूं तो कौन सा प्रोसेस था? सिर्फ एक ही प्रोसेस था, P1। ठीक है, तो P1 को ही पहले हम इनिशियली चलाएंगे, P1 चलेगा। P1 कितना चलेगा? अब ये नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है, नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है तो मतलब P1 हमारा चल जाएगा 8 तक। ठीक है, 8 तक हमारा P1 चलेगा। P1 0 पे आया था और नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है तो ये 8 तक चलेगा। अगर ये प्रीएम्प्टिव वर्जन होता तो 1 के बाद हम इसको रोक देते। ठीक है, अब P1 हमारा चलेगा 8 तक, फिर उसके बाद 8 तक जब चलेगा उसके बाद प्रोसेस 1
2 1 तो आ गया, हो गया 1 तो हमने एग्जीक्यूट भी कर लिया। अब प्रोसेस P2 P3 P4 P5 ये सारे आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके अराइवल टाइम क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सारे टाइम इसके अंदर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रायोरिटीज के कंसेप्ट पे आ जाएंगे। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? P1। अब जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो है P2 की। ओके, P2 की प्रायोरिटी हाई है, तो P2 को हम पहले एग्जीक्यूट करा देंगे, तो P2 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और P2 का बर्स्ट टाइम कितना है? 1 यूनिट, तो 8 से 9 कौन चलेगा? P2 चलेगा। ठीक है, तो P2 की भी हमने एग्जीक्यूशन करा दी। ठीक है, नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? 2 इज हाईएस्ट। ठीक है, तो 2 पे कौन है हमारे पास? तो अराइवल इसका प्रायोरिटी किसकी हाई है? 2 की, तो P3 चलेगा। P3 का बर्स्ट टाइम कितना है? P3 का बर्स्ट टाइम है 3 यूनिट्स, यानी 12 तक P3 चलेगा। फिर नेक्स्ट इज P4, तो P4 को चलाएंगे। P4 की प्रायोरिटी 3 थी, तो P4 चलाएंगे कितने यूनिट के लिए? 2 टाइम का बस टाइम है इसका, तो 14 तक चल जाएगा हमारा P4। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा P5, तो P5 कितना है? P5 की प्रायोरिटी लास्ट प्रायोरिटी थी, तो इसलिए इसको हम लास्ट में चला रहे हैं, तो बस टाइम है इसका 16 यूनिट यानी कि 20। तो हमने सारे प्रोसेसेस अपने एग्जीक्यूट कर दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज हम क्या करते हैं, ये हमारा गैंट चार्ट बन गया। गैंट चार्ट बन गया तो हमारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व होगी। तो कंप्लीशन टाइम आप सब जानते हैं कैसे निकालना है। तो अगर मैं बात करूं P1 का कंप्लीशन टाइम, तो P1 का कंप्लीशन टाइम इज 8, P2 का कंप्लीशन टाइम इज 9, P3 का कंप्लीशन टाइम आ गया 12, P4 का आ गया 14 और P5 का आ गया 20। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम इज हियर एंड अराइवल टाइम इज हियर। 8 माइनस 0 इज 8, 9 माइनस 1 इज 8। ओके, देन 12 माइनस 2 इज 10, 14 माइनस 3 इज 11, 20 माइनस 4 इज 16। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया? टर्न अराउंड टाइम आ गया। अब मैं वेटिंग टाइम निकालना चाहूं, तो वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम है 8 और बर्स्ट टाइम इज 8, यानी इसका 0 वेटिंग टाइम है। फिर नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं P2 की, तो P2 का टर्न अराउंड टाइम इज 8 और बर्स्ट टाइम इज 1, तो 8 माइनस 1 इज 7, 10 माइनस 3 इज 7, 11 माइनस 2 इज 9, 16 माइनस 6 इज 10। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया? वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम को मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, P1 ने आना कब था? P1 ने अराइवल टाइम 0 पे था और P2 आया 0 पे और 0 पे ही चल गया, तो इसका मतलब इसको वेटिंग टाइम कितना लगा? 0 वेट करना पड़ा, तो इसलिए इसका वेटिंग टाइम 0। तो P2 की अगर मैं बात करूं, तो P2 का अराइवल टाइम था 1 का, लेकिन P2 चला कब? 8 पे, 7 यूनिट का इसने वेट किया, इसलिए इसका 7। P3 की अगर मैं बात करूं, P3 ने आना कब था? आना था P3 ने 2 पे, तो लेकिन आया कब? 9 पे इसको सीपीयू मिला, तो 2 से लेके 9 तक 7 यूनिट इसने भी वेट किया, सेम 9 और 10। ठीक है, आई होप आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में समझ आ गई होगी कि प्रायोरिटी हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब इसके बाद इतना बन गया, अब आप एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज रिस्पांस टाइम, सब रिस्पांस टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम, तो उसको हम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज कंप्लीशन टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन की अभी हमने बात कर ली, अब सेम एग्जांपल को मैं प्रीएम्प्टिव वर्जन से करके दिखाता हूं। ठीक है, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की अब हम बात कर लेते हैं। तो सेम कंसेप्ट वही है, बस अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे अराइवल टाइम बढ़ता जाएगा हमारा, तो उसमें जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको हम कंसीडर कर लेंगे और उसको हम एग्जीक्यूशन करवा देंगे। ठीक है, तो वैसा सेम कंसेप्ट जो हमने शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में लगाया था, बस इसमें ख्याल किसका रखना है? ख्याल रखना है प्रायोरिटीज का। तो अब इनिशियली मैं अगर स्टार्ट करूं, तो स्टार्ट करता कहां से? हमने 0 से, तो एट टाइम 0 जब 0 टाइम था, तो एट टाइम 0, तो 0 पे हमारे पास कौन कौन सा प्रोसेस है? 0 पे सिर्फ हमारे पास एक ही प्रोसेस है, P1। ठीक है, तो P1 प्रोसेस है, तो P1 तो एग्जीक्यूट होना शुरू करेगा ही करेगा भाई। P1 क्यों? क्योंकि P1 अकेला प्रोसेस है, तो वो तो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही टाइम 0 से 1 होगा, एट टाइम T1 होगा, एट टाइम T1 की मैं बात करूं, तो T1 पे कौन कौन सा प्रोसेस आ जाएगा? T1 पे अराइवल टाइम 1 हुआ, तो हमारा P2 भी आ गया। अब मेमोरी में P1 भी आ गया और P2 भी आ गया, मतलब रेडी स्टेट में P1 भी आ गया और P2 भी आ गया। तो P1 ने एक यूनिट काम कर लिया। ठीक है, तो P1 रह गया हमारा 7, तो यहां पे आ गया P2 भी। अब P1 और P2 की प्रायोरिटी हमने देखनी है। P1 की प्रायोरिटी है 3rd और P2 की प्रायोरिटी 1st, यानी कि हाईएस्ट, ये आपको दिया हुआ है। तो P2 हमारा अब पहले चलेगा P1 से, तो P2 हमारा एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देगा। अब P2 जैसे ही एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, इसकी प्रायोरिटी है 1, तो P2 कितना चलेगा? P2 यहां से 1 यूनिट चला, 2 एट टाइम T2। अगर मैं टाइम 2 की बात करूं, तो 2 पे कौन सा प्रोसेस आया? अब 2 पे प्रोसेस आ रहा है हमारा P3। ठीक है, तो एट टाइम
T1 में ये आ गया और T2 में हमारा कौन कौन सा आ गया, P1, P2 और P3। ठीक है, एक P2 ने एक यूनिट काम कर लिया और P2 का काम खत्म हो गया, P2 ने अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर ली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा P3। तो P3 की जो प्रायोरिटी है वो 2 है, यानी कि ये प्रायोरिटी 2 3 से ज्यादा है। ठीक है, ये सेकंड है तो ये थर्ड है, तो सेकंड प्रायोरिटी वाला चलेगा, तो यानी कि अब P3 को मिलेगा कंट्रोल, तो P3 चल जाएगा हमारा। P3 कितना यूनिट चलेगा, एक यूनिट P3 चला, एक यूनिट P3 चला, तो पीछे कितने रह गए, 2 यूनिट। तो P3 चलने के बाद नेक्स्ट टाइम जब 3 हुआ, 3 पे कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, 3 पे एट टाइम T3 की मैं बात करूं, एट टाइम T3 पे P1, P2, P3 और P4 भी आ गया, P4 भी आ गया। अब इनमें से हमने देखना है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, P2 तो हमारा कट गया हुआ। अब P1, P3 और P4, P1, P3 और P4 में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है P3 की, तो हम वापस किसको चलाएंगे, P3 को चलाएंगे। ठीक है, अब मैं P3 को वापस ला सकता हूं 3 से 4, तो बकायदा इसके कि मैं 3 से 4 इसको चलाऊं, मैं सीधा इसको 2 को हटा के 2 से 4 तक P3 को चला देता हूं। अब मैं जैसे टाइम T4 हो गया, तो T4 पे कौन कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, P1 है, P3 पहले से ही है, P4 है और P5 भी आ गया, टाइम 4 पे P5 भी आ गया। अब P5 की प्रायोरिटी क्या है, 4, तो अब मैं फिर से क्या देखने वाला हूं, इनकी प्रायोरिटीज फिर से किसकी ज्यादा है, P3 की ज्यादा है, तो एक यूनिट में इसको और चलाने वाला हूं, 2 यूनिट मैंने इसको पहले ही चला दिया, अब मैं एक यूनिट और इसको चलाने वाला हूं, तो यानी 2 से लेके 5 तक कौन कंटिन्यू रहा, 2 से लेके 5 तक P3 रहा। आप चाहो तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, P3, 2 से 3, फिर 3 से 4 और 4 से 5, तो मैंने इकट्ठा ही लिख दिया उसको, इसलिए इसमें परेशान नहीं हो जाना। तो 2 से 5 तक हमारा P3 चल गया, P3 हमारा चल चुका है, तो P3 की मैंने कैंसिल कर दिया, P3 चल भी गया और हमारे सारे प्रोसेसेस मेमोरी में आ भी गए हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपल जो भी प्रोसेस हमारे जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो पूरा नॉन प्रीएम्प्टिव की तरह चल जाएगा। अब मैं अभी आपको करके दिखा देता हूं। अब हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी हाई किसकी है, P2 हो गया, P3 भी चल गया हमारा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी 3। देखो अब यहां पे टाई आ गया, 3 और 3 का यहाँ पे टाई आ गया। जैसे 3 और 3 का टाई आ जाएगा तो इन केस ऑफ टाई FCFS इज यूज, तो FCFS यूज करेंगे तो पहले कौन आया था, P1 आया था, तो अब मैं P1 की एग्जीक्यूशन कराना शुरू कर दूंगा। P1 की एग्जीक्यूशन कितनी कराऊंगा, 5 से लेके 7, 7 + 5 = 12। ठीक है, तो 12 तक मैंने P1 की एग्जीक्यूशन करा दी। अब मैंने P1 को पूरा 12 इसलिए चला दिया क्योंकि P1 की प्रायोरिटी हाई है, जब तक ये P1 रहेगा तब तक और कोई नहीं चल सकता, तो मैंने सारा P1 कंप्लीट कर दिया। अब ये सिंपल नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बन गया। ठीक है, एक बार सारे प्रोसेसेस रेडी क्यू में आ गए तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, नॉन प्रीएम्प्टिव की तरह ही काम करता है। तो अब नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी हाई है, 3 की। अब मैं P4 को चला दूंगा, P4 का कितना बर्स्ट टाइम है, P4 का बर्स्ट टाइम है 2, तो 12 से आ गया, 12 + 2 = 14। तो नेक्स्ट इज P5, तो P5 का बर्स्ट टाइम कितना है, 6, तो इट इज 14 से लेके 20 तक कौन चले वाला, P5। तो ये आपके सामने बन गया इसका गैंट चार्ट। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ प्रायोरिटीज को ध्यान में रखना है और सेम वैसे ही काम करना है जैसे हम पिछले एल्गोरिथम्स में करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज कंप्लीशन टाइम। अब कंप्लीशन टाइम देखना हो तो कंप्लीशन टाइम हम उल्टा शुरू करेंगे, याद रखना, नॉन प्रीएम्प्टिव की बात करें तो हम उल्टा शुरू करेंगे कि किसका कंप्लीशन टाइम कितना है। अब P5 की बात करूं तो P5 का कंप्लीशन टाइम कितना आ रहा है, P5 का कंप्लीशन टाइम आएगा 20, P4 का कंप्लीशन टाइम आएगा 14, P1 का कंप्लीशन टाइम आएगा 12, P1 का कंप्लीशन टाइम इज 12 और P3 का कंप्लीशन टाइम इज 5, P3 का कंप्लीशन टाइम इज 5 और P2 का कंप्लीशन टाइम इज 2। ओके, तो कंप्लीशन टाइम आपको मिल गया। टर्न अराउंड टाइम का सिंपल फार्मूला कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये कंप्लीशन टाइम है और ये अराइवल टाइम है। 12 - 0 इज 0, 2 - 1 इज 1, 5 - 2 इज 3, 14 - 3 इज 11, 20 - 4 इज 16। ये आ गया टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम निकाल दिया, वेटिंग टाइम निकालना तो सिंपलेस्ट हमारा फार्मूला टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो ये 12, अब ये जो कटे हुए हैं इनसे कंफ्यूज नहीं हो जाना, हमने लेना वही वाला जो इनिशियली हमको दिया हुआ है। ठीक है, बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो अब मैं क्या कर देता हूं, अब मैं यहां से 12 - 8 इज 4। ठीक है, 1 - 1 इज 0, 3 - 3 इज 0, 11 - 2 इज 9, 16 - 6 इज 10। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा वेटिंग टाइम आ गया। अब आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, कुछ भी कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, कुछ बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रीएम्प्टिव वर्जन क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन क्या है, वो हमने दोनों सीख लिए
किसके, हमने दोनों वर्जन सीख लिए पीरियोडिक शेड्यूलिंग के, ठीक है। तो ये आई होप कि समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो पहला एडवांटेज, फैसिलिटेट्स प्रायोरिटी स्पेशली फॉर सिस्टम प्रोसेसेस, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी दी थी। अब सिस्टम प्रोसेसेस बहुत सारे हो सकते हैं, एक उनमें जरूरी प्रोसेस है जो हमारा सीपीयू का फैन रोटेट करा रहा है, तो उस प्रोसेस की भी प्रायोरिटी हमेशा हाई रहेगी, तो उनकी फैसिलिटी बनी रहे, तो इसलिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरा ये है कि ये जो है प्रायोरिटी बेस्ड जो प्रोसेसेस रहते हैं वो यूजर, अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रोसेसेस रहते हैं हमारे पास, एक तो रहता है हमारे पास सिस्टम प्रोसेस और दूसरा रहता है यूजर प्रोसेस। तो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू रन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस फर्स्ट इवन इन द केस ऑफ यूजर प्रोसेस। जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसको पहले एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने का पूरा मौका दिया जाएगा, इरिस्पेक्टिव वो सिस्टम प्रोसेस है या फिर वो यूजर प्रोसेस है। अगर यूजर प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है तो उसको भी प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस की बात कर ले तो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम के बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो कई बार प्रोसेस अगर मान लो हाई प्रायोरिटी का आता जाएगा तो कई प्रोसेस का वेटिंग टाइम तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम कह भी नहीं सकते। तो स्टारवेशन उसी से आती है, ठीक है। स्मॉलर प्रोसेस हैव टू वेट अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर गेटिंग द सीपीयू टू परफॉर्म देयर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम स्टारवेशन बोलते हैं। अब मान लो बार बार हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस आते जा रहे हैं सिस्टम में, हाई प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी, तो जिन प्रोसेस की प्रायोरिटी कम होने वाली है तो वो किसमें जा सकते हैं, वो स्टारवेशन में जा सकते हैं, मतलब उनको सीपीयू मिलेगा ही नहीं काफी देर तक। एक कंसेप्ट और आता है, एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एजिंग, AGEING, एजिंग क्या मतलब है कि वो प्रोसेसेस जैसे कि जिसकी प्रायोरिटी बहुत कम है, तो मान लो कि बार बार अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता जाएगा तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस तो चल नहीं पाएंगे। तो एजिंग क्या करेगा, एजिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस होती है ना उसको हर कुछ टाइम फ्रेम के बाद, कुछ टाइम के बाद उसकी प्रायोरिटी प्लस इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कुछ टाइम से उसकी प्रायोरिटी, कुछ नंबर से उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज करते हैं। मान लो +2, हर 10 मिनट के बाद एक प्रोसेस की मैं प्रायोरिटी +2 कर दूंगा, +2 कर दूंगा, मतलब इसे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद इसकी प्रायोरिटी, उस स्मॉलर प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर देगा, ठीक है। ये किसका सोल्यूशन है, ये है स्टारवेशन का सोल्यूशन है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के केस में, ठीक है। तो एजिंग से हम इसकी स्टारवेशन कम कर सकते हैं। तो ड्रॉबैक आपको पता चल गया, रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम को हम कुछ आइडिया नहीं देते ज्यादा, और दूसरा स्टारवेशन आ सकती है। एडवांटेजेस आपको बता दिया, प्रायोरिटी होगी तो इंपॉर्टेंट प्रोसेस को चलने में बहुत आसानी होने वाली है। तो ये आज आपकी असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन एज आपने इसको असाइनमेंट करना है। तो इस केस में मैं आपको बता देता हूं, जो 5 है वो 5 जो है वो हाई प्रायोरिटी है और जो 2 है वो लो प्रायोरिटी है, ठीक है। तो मैं पहले वाले एग्जांपल में क्या किया था, मैंने 1 को हाई प्रायोरिटी रखा था, इसमें मैं बता रहा हूं कि 2 जो है वो लो प्रायोरिटी है और 5 जो है हाई प्रायोरिटी है। आपने इसको इस हिसाब से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद आपने कंप्लीशन टाइम, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कंप्लीशन टाइम बताना है, कंप्लीशन टाइम के बाद आपने टर्न अराउंड टाइम बताना है, टर्न अराउंड टाइम के बाद आपने वेटिंग टाइम बताना है और आपने रिस्पांस टाइम भी बताना है, ठीक है। रिस्पांस टाइम आपको मैंने बताया भी था, रिस्पांस टाइम इज क्या, सीपीयू फर्स्ट टाइम कब मिला, फर्स्ट टाइम सीपीयू जब मिला और माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। तो ये भी कैलकुलेट करना है, फिर इनके एवरेज कंप्लीशन टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज रिस्पांस टाइम, ये चारों निकाल के आपने कमेंट्स में पोस्ट करने हैं। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट भी कमेंट्स में पोस्ट कर सकता है, और अगर कुछ पर्टिकुलर कोई टॉपिक समझना है जो समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ और भी टॉपिक समझना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। आई होप लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक टू अवर चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।